नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र चौधरी आपका अवस्थी क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज अपन लेके आए इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सेट। तो इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत अपन टॉपिक हैं, उनका प्रत्येक टॉपिक के अंतर्गत अपन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। हाँ जी, तो ये है अपन का इस योजना का उद्देश्य भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा निवेश व तकनीकी में वृद्धि करना था। हाँ जी, भारत में विनिर्माण को बढ़ावा तथा निवेश व तकनीकी में वृद्धि करना है। तो हाँ जी, ये है अपन की मेक इन इंडिया का मूल उद्देश्य क्या है? भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा निवेश व तकनीकी में वृद्धि करना। स्टार्टअप इंडिया, इसका उद्देश्य था औद्योगिक नवाचार लाना। औद्योगिक नवाचार लाना। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा निवेश व तकनीकी में वृद्धि करना था मेक इन इंडिया का इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना करने से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा नहीं की गई है? हाँ जी, राष्ट्रीय आय गणना एनएसओ और सीएसओ वर्तमान में करता है। पिछले सिराज ने राष्ट्रीय आय की गणना की है। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की है। संबंधित नहीं है, तो इसका तीनों आंसर सही है। इन्होंने राष्ट्रीय आय से तो संबंधित है, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की। इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु समिति का गठन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल डी। कृषि माल नॉविस का राष्ट्रीय आय से संबंध तो है, लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना उन्होंने नहीं की थी। जबकि प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय आय की गणना करने से संबंधित नहीं है। अगर एक प्रश्न पूछता है राष्ट्रीय आय की गणना करने से संबंधित है, राष्ट्रीय आय की राष्ट्रीय आय से संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित तो ये है, तब तो ये सारे के आंसर सारे सही हो जाते। लेकिन केवल इसने पूछा है कि राष्ट्रीय आय गणना करने से संबंधित नहीं है। तो इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए समिति का गठन किया था, ना कि राष्ट्रीय आय की गणना की। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल डी। हाँ जी, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। दो कथन दिए हुए हैं और इन कथनों पर अपन को विचार करना है। कारक लागत वह लागत है जो उत्पादक को कुछ उत्पादन करने की प्रक्रिया में खर्च करनी पड़ती है। कारक लागत फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। तो ये कथन सही है। भारत आधिकारिक तौर पर कारक लागत पर अपनी राष्ट्रीय आय गणना करता है, जबकि भारत आधिकारिक तौर पर बाजार मूल्य पर या अंतिम मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ये कथन हो जाता है इसके संदर्भ में गलत। राष्ट्रीय आय गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है, ये बिल्कुल सही है। अब आगामी जो आधार वर्ष है उसको 2017-18 करने पर विचार किया जा रहा है कि अगला जो आधार वर्ष होगा वो कौन सा होगा? 2017-18 वर्ष होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 कथन सही है। हाँ जी, केवल 1 और 3 कथन सही है। हाँ जी, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय से सरकार की आय से कोई संबंध नहीं है, सरकार के बजट से कोई मतलब नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई से भी इसका कोई संबंध नहीं है। आय कारकों के कुल योग से प्राप्त आय क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो आज इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आय कारकों का कुल योग। किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद, हाँ जी, जो अपन की जो जीडीपी है होती है, उसकी गणना निम्न में से किस विधि के द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की मूल रूप से एनसीईआरटी के हिसाब से 3 विधियां होती हैं, लेकिन वर्तमान में एक आधुनिक विधि प्रतिपादित हो चुकी है जिसका नाम है सामाजिक लेखांकन विधि। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना होती है, आय विधि से होती है,
वह विधि से होती है, दोहरा लेखांकन प्रणाली से नहीं होती है, उपभोक्ता विधि से नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, 2 और 3। हाँ जी, केवल 1, 2 और 3, जिसके माध्यम से अपन जीडीपी गणना करते हैं। राष्ट्रीय आय के अनुमानों के बारे में उनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऐसा कथन को अपन को चुनना है। पहला कथन है पूंजीगत लाभ व हानियों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ये कल सेकेंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि पूंजीगत लाभ को राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल किया जाता है, पूंजीगत हानि को राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल किया जाता है। तो बता दूं कि पूंजीगत लाभ को तो शामिल किया जाता है, लेकिन हानियों को राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। ये सेकेंड ग्रेड का जो कल पेपर आयोजित हुआ था एसएस वाला, उसके अंदर ये ऑप्शन आया था कि पूंजीगत लाभ को शामिल किया जाता है, पूंजीगत हानि को शामिल किया जाता है। तो लाभ को ही शामिल किया जाता है, हानि को नहीं किया जाता। गैर कानूनी तरीके से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, ये कथन सही है हमारा। स्वयं द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले घरों के आंकलित मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, ये भी कथन सही है। तो अपन पूछ रहा है कथन गलत है, तो कथन गलत हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंतर्गत हानियों को जोड़ने की बात कही जा रही है, जबकि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत पूंजीगत हानियां शामिल नहीं की जाती हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? हमारा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसका अभी नाम चेंज करके क्या कर दिया है? एनएसओ कर दिया है। योजना आयोग अभी वर्तमान में इसके स्थान पर नीति आयोग लेके आए हैं। आरबीआई कागजी मुद्रा से संबंधित है। वित्त मंत्रालय ये अपन की जो धातु मुद्रा होती है, धातु मुद्रा से संबंधित कार्य वित्त मंत्रालय करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गणना करने वाली एजेंसी है अपन का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हाँ जी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अभी थोड़ा सा गहरा क्वेश्चन है। बाजार कीमतों पर एनएनपी प्लस मूल्यह्रास प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसके बराबर है? तो इसको अपन कैलकुलेशन करने से पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। अब जब अपन जीडीपी में से इसको करते हैं मूल्यह्रास, मूल्यह्रास इसमें से घटाते हैं। अब देखो ये बोल रहा है कि एनएनपी, एनएनपी में हम वापस इसको जोड़ेंगे मूल्यह्रास को, तो हमारा प्राप्त होगा जीएनपी। और अपन का ये आ गया जीएनपी। और इसमें पूछ रहा है कि जीएनपी को अपन घटा रहे, इसमें से अप्रत्यक्ष कर माइनस अप्रत्यक्ष कर किसके बराबर होगा? तो एनएनपी किस पर आ गया है? मार्केट प्राइस पर। जीएनपी मार्केट प्राइस पर आ गया है। इसमें से हमने इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया, तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया तो किस पर आ जाएगा? साधन लागत पर जीएनपी के बराबर। साधन लागत पर जीएनपी के बराबर, इसका आंसर हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 को हुई। इसके स्थान पर अभी वर्तमान में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया है। आज वर्तमान में ये संरचना है नहीं, इसके स्थान पर नीति आयोग को अपन लेके आ गए हैं। पिंक कॉलर जॉब निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? अब अपन थोड़ा अदर अलग बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र।
और एक है अपन का पंचम क्षेत्र। देखो वृत्तम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं रेड कॉलर, इसके अंतर्गत आती हैं ब्लू कॉलर, इसके अंदर आती है व्हाइट कॉलर, इसके अंदर आती है पिंक कॉलर, इसके अंदर आते हैं गोल्ड कॉलर। अब ये पूछ रहा है कि पिंक कॉलर जॉब किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो पिंक कॉलर क्षेत्र हमारी शत्रु क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हाँ जी। निम्न में से वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार नहीं है। तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था योजना का विकासशील है, योजनागत भी है, मिश्रित भी है और खुली भी है। तो इसके आंसर चारों ही है, लेकिन ये पूछ रहा है नहीं है। तो इसके आंसर चारों ही है, इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इसका आंसर नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का जनक किसे कहते हैं। तो आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का जनक कहते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स को। ये पूंजीवाद का जनक है, ये समाजवाद का जनक है, ये मिश्रितवादी का जनक है। हाँ जी। ये राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए समिति बनी थी, उसका अध्यक्ष है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जॉन मेनार्ड कीन्स को कहा जाता है। हाँ जी। सकल घरेलू उत्पाद का प्रकार है। तो सकल घरेलू उत्पाद का नॉमिनल जीडीपी है, ये सही है। वास्तविक जीडीपी, ये भी अपन का सही है। काल्पनिक जीडीपी कुछ होती नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो। हाँ जी, केवल एक और दो इसका आंसर हो जाएगा। निरपेक्ष गरीबी की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। मूल रूप से अपन गरीबी की गणना, गरीबी दो प्रकार की होती है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी की गणना अपन करते हैं लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र व गिन्नी गुणांक की सहायता से। और निरपेक्ष गरीबी की गणना अपन करते हैं हेड काउंट मेथड, हेड काउंट मेथड। हाँ जी। वर्तमान में जो अपन का जो एमपीआई है, हेड काउंट मेथड के माध्यम से ही गरीबी की गणना करता है। जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी केवल 3। निरपेक्ष गरीबी की गणना हेड काउंट मेथड विधि के द्वारा की जाती है। निम्न में से किसका मान 0 से 1 के मध्य होता है। 0 से 1 का मान होता है गिन्नी गुणांक का, जो कि सापेक्ष गरीबी की गणना करने के अंतर्गत अपन यूज करते हैं। आदर्श रेखा का संबंध किससे है। आदर्श रेखा का संबंध लॉरेंज वक्र से है। श्री रंगराजन की पुस्तक के अनुसार भारत में गरीबी दर कितनी थी। तो 21.3 थी उस समय गरीबी दर। वर्ष 2023 में न्यूनतम गरीब राज्य, न्यूनतम गरीब राज्य मतलब सर्वाधिक अमीर राज्य की ये बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक अमीर राज्य उस समय था अपन का गोवा। सर्वाधिक ग्रामीण गरीबी किस राज्य में पाई जाती है। सर्वाधिक ग्रामीण गरीबी पाई जाती है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर। वर्तमान की अपन बात करें तो बिहार में भी है, लेकिन मूल रूप से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ग्रामीण गरीबी अपन को देखने को मिलती है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का जनक जॉन मेनार्ड कीन्स है। क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। निम्न में से कौन सी क्रिया से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय की गणना में जोड़ा जाता है।
राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से कौन सी आय है जिसको अपन राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल करते हैं? तो इस चोरी व जुए से प्राप्त आय को अपन नहीं जोड़ते हैं, मित्र व परिवार की दी गई सेवाएं इसको भी नहीं जोड़ते हैं, बेरोजगारी भत्ते को इसको भी अपन नहीं जोड़ते हैं, वकीलों द्वारा अपनी जो केस लड़ने की जो मुकम्मल राशि है उसको अपन इसके अंदर जोड़ते हैं। किस क्षेत्र का योगदान न्यूनतम है? हाँ जी, तो हमारे किस क्षेत्र का योगदान न्यूनतम है? तो किस क्षेत्र का योगदान न्यूनतम है? राष्ट्रीय की गणना की जाती है, वार्षिक आधार पर की जाती है। सा- हाँ जी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अपन मनाते हैं 29 जून को। 29 जून को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस समय पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था, इसलिए अपन सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। तो पीसी महालनोबिस को आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहते हैं, आधुनिक सांख्यिकी का जनक, जनक कहते हैं। हाँ जी, अब आगे चलते हैं, इसका यही सेम है आंसर। केवल सांख्यिकी का जनक कौन है, ये पूछ रहा है। केवल सांख्यिकी का जनक कौन है? तो सांख्यिकी का जनक गॉटफ्रेड अकिनवॉल है, और आधुनिक सांख्यिकी का जनक पीसी महालनोबिस है। हाँ जी, और अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। पूंजीवाद, आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का जनक है, मिश्रितवादी का जनक जॉन मेनार्ड कीन्स है। अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक, आधुनिक सांख्यिकी का जनक, मिश्रितवाद, मिश्रितवादी का जनक, और ये है अपन के सांख्यिकी के जनक गॉटफ्राइड अकिनवॉल। हाँ जी, किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था? तो देश बचाओ गरीबी, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 में दिया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा। इंदिरा गांधी द्वारा इसको दिया गया था। अब अपन पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी अपन की 1951 से 56 थी, दूसरी 56 से 61 थी, तीसरी अपन की 61 से 66 थी, और 66 से 59 के बीच में रहा अपन का योजना अवकाश। इसके बाद अपन का चौथा है 69 से 74। तो ये जो नारा है 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, गरीब हटाओ देश बचाओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का आंसर हो जाएगा। लेकिन उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, जिस वजह से इस नारे को अमल में नहीं लाया गया था, इसलिए इसका आंसर पांचवा भी हो जाएगा। तो इसके आंसर दोनों ही सही है, लेकिन मूल रूप से अपन बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, क्योंकि इसे 1971 में दिया गया था, और 1971 को कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल में आ रहा है? 70 पंचवर्षीय योजना के दौरान आ रहा है। श्री रंगराजन समिति के अनुसार भारत में गरीबी दर कितनी थी? तो उस समय गरीबी दर थी अपन की 29.5%। हाँ जी, किस समिति का उद्देश्य बीपीएल के अंतर्गत आने वाली संख्या के विकास पर गौर करना था? तो आसिम समिति बनी थी 2013 में। इसने केवल की है शहरी गरीबी की गणना, शहरी गरीबी की गणना।
और कार्य समूह 1962 में बना है। अरविंद पनगड़िया आयोग बना है 2015 में। इसने बीपीएल पायदान में आने वाली जनसंख्या के विकास पर गौर करने की बात कही थी। तो इसका आंसर अपन का क्या हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया आयोग। अरे, इसका आंसर हो जाएगा अपन का ऑप्शन सी। केवल शहरी गरीबी की गणना करने से संबंधित कौन है? हाशिम समिति 2013। वर्तमान में सर्वाधिक पीसीए वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक पीसीए वाला राज्य अपन का केरल। न्यूनतम अमीर राज्य मतलब सर्वाधिक गरीब राज्य। सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा है अपन का? बिहार। हाँ जी। आर्थिक सुधारों का जनक 1991 में जो सुधार किए गए थे उनका जनक है अपन का नरसिम्हा राव। हाँ जी। निम्न में से किसका संबंध राष्ट्रीय आय से नहीं है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं और पूछा गया है कि निम्न में से किसका संबंध राष्ट्रीय आय से नहीं है। तो साइमन कुतनेच, इनका संबंध राष्ट्रीय आय से है। पीसी महालनोबिस का, इनका है। वीके राव का, इनका भी संबंध है। एडम स्मिथ का राष्ट्रीय आय से कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन संख्या है अगला। आधा वर्ष पर प्राप्त आय क्या कहलाती है? तो आधा वर्ष पर प्राप्त आय कहलाती है अपन की वास्तविक। आधा वर्ष और प्रचलित वर्ष। जैसे हमारे राष्ट्रीय आय की गणना करने का जो आधा वर्ष है वो है 2011-12 है और प्रचलित वर्ष है अपन का 2025-26। हाँ जी। और जो अपन जो आधा वर्ष पे जब जीडीपी की गणना करते हैं तो वो होती है वास्तविक जीडीपी। और आधा वर्ष पर प्राप्त आय क्या कहलाती है? वास्तविक आय कहलाती है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की समुद्र सीमा की लंबाई कितनी है? तो 22 नॉटिकल मील, 22 मील, 200 नॉटिकल मील। हाँ जी। तो उत्पादन की दृष्टि से भारत की समुद्र सीमा की लंबाई है 200 नॉटिकल मील। इसका आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ द्वारा निम्न में से किसे अदृश्य शक्ति के रूप में जाना जाता है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी एसीएस एसीएस 2024 के एग्जाम के अंदर आया था। एडम स्मिथ द्वारा निम्न में से किसे अदृश्य शक्ति के रूप में जाना जाता है? सिंपल सी बात है कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्री थे तो इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, सरकार के शासन से इनका कोई लेना देना नहीं है, न्यायपालिका से इनका कोई मतलब नहीं है, विधायिका से इनका भी कोई मतलब नहीं है। इनका है बाजार कीमत तंत्र से। हाँ जी, इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजार कीमत तंत्र अदृश्य शक्ति के रूप में मान्यता दी है एडम स्मिथ ने। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनविक्टेड रूल्स इन इंडिया में कौन सा भारतीय गरीबी का कारण नहीं बताया है? ये पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई है। इसका ऑप्शन है भारत में ब्रिटिश माल का आयात, ये अपन का नहीं है। अंग्रेज अफसरों द्वारा यूरोप में खर्चा, ये भी इसका आंसर नहीं है। अंग्रेजों द्वारा धन निष्कासन नीति, ये है नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। हाँ जी। तो अपनी पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में बताया था कि जनसंख्या वृद्धि उस समय भारत की गरीबी का मूल कारण नहीं था। और बच्चे कुछ तीनों कारण भारत की गरीबी का कारण बने थे। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, इंडस्ट्रियल वर्कर। कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई एल।
ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये उपयुक्त में से गरीबी मापन हेतु लकड़ वाला फॉर्मूला है। तो लकड़ वाला फॉर्मूला ये भी सही है बनता, दूसरा भी सही है। ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसने कहीं भी व्याख्या नहीं की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। हाँ जी, केवल 1 और 2। दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य था गोवा। हाँ जी सर, ये हो गया। ठीक है, अपन आगे मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट के साथ।